हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित समान अध्ययन बुक जो 16वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम प्रियम्बल अध्याय 2 से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 27 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकारों में, नागरिकता में या संविधान की प्रस्तावना में। सही आंसर होगा यहाँ पे संविधान की प्रस्तावना में। आप देखेंगे कि संविधान की प्रस्तावना में साफ लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? सवाल है, भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या मूल कर्तव्य। सही आंसर होगा यहाँ पे प्रियम्बल अर्थात उद्देशिका, अर्थात ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है, अडॉप्ट किया गया है? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर आयरलैंड। सही आंसर होगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट है, सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है, भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। ठीक है, तो देखेंगे ये पॉइंट सही है, यहाँ पे भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है, ये भी सही है, प्रियम्बल में साफ लिखा हुआ है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये भी सही है। ठीक है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये भी सही है। अर्थात हम यहाँ पे चारों ऑप्शन यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें साफ कुछ लिखा हुआ है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ठीक है, पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, है ना। तो इस तरीके से देखेंगे उसमें इन सभी चीज़ों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई हैं उनकी आगे व्याख्या की गई है। ठीक है, सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई हैं उनकी आगे व्याख्या की गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे मूल अधिकारों के अध्याय में, या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, या फिर मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्यों में, या फिर संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो देखेंगे इसका जो सही आंसर है वो है यहाँ पे सी ऑप्शन, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्यों में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था? सवाल है कि निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था? अर्नेस्ट बारकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर या नेशनल मंडेला। सही आंसर होगा यहाँ पे अर्नेस्ट बारकर। ठीक है, अर्थात यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अर्नेस्ट बारकर ने ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? भारतीय संघवाद को सहकारी संवाद किसने कहा था? ग्रेनविले ऑस्टिन को, केसी हियर या फिर सर आइवर जेनिंग्स या फिर डीडी बासु। सही आंसर है यहाँ पे ग्रेनविले ऑस्टिन, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए आगे है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? ठीक है, आसान सा सवाल है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा की प्रदान की गई है? प्रस्तावना को, मौलिक अधिकार को, मौलिक कर्तव्य को या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। तो ध्यान रखिएगा, हमारा जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, इसे भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, आगे है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत कहलाता है सार्वभौमिकता का, समष्टिवाद का, समाजवाद का, अंतःक्रियावाद का।
तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर होगा सार्वभौमिकता का, अर्थात ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, भारतीय गणतंत्र की प्रकृति किस प्रकार का है? सवाल है, भारतीय गणतंत्र की प्रकृति किस प्रकार का है? लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक गणतंत्र, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, या फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, या फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष या लोकतांत्रिक गणराज्य। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो बिल्कुल यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है, यहाँ पे सभी सही है, लेकिन देखेंगे यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इसमें सब कुछ इंक्लूड है, ठीक है, अर्थात संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये सभी देखेंगे भारतीय गणतंत्र की प्रकृति इस प्रकार का है, ठीक है। क्योंकि जब आप प्रेमबल पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, है ना, तो ये सब चीज़ों को उल्लेख किया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे डी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, अर्थात प्रियम्बल में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण। तो यहाँ पे देखेंगे कि समाजवादी का उल्लेख किया हुआ है, पंथ निरपेक्ष का भी है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का भी है, लोक कल्याण यहाँ पे नहीं है, अर्थात यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। एक बार आप लोग प्रियम्बल याद कर लीजिए, तो इससे इस चैप्टर से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि प्रियम्बल एक बार थोड़ा सा ध्यान में रखिए, उसको याद कीजिएगा, तो क्योंकि सवाल वहीं से बनते हैं, ठीक है। तो एक बार उसको याद कर लीजिए तो बेहतर होगा आपके लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है, या फिर राष्ट्र धर्म का विशेष महत्व है, सरकार द्वारा किसी एक धर्म को संरक्षण देना है, या उनसे कोई नहीं। देखिए, धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि सरकार द्वारा किसी एक धर्म को संरक्षण देना, ये ऐसा नहीं है। किसी भी सरकार का काम है किसी भी धर्म को संरक्षण नहीं देखना, सबको समान नज़र से देखना, ठीक है। किसी भी एक धर्म को संरक्षण देना बेईमानी होगा, ठीक है। बात करें राष्ट्र धर्म का विशेष महत्व है, ये ऐसा भी नहीं है। राष्ट्र कोई धर्म नहीं होता है, राष्ट्र धर्म सिर्फ एक ही है, भारतीय होना, ठीक है। और सभी धर्म समान है, ये सही है कि सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है, यानी कि सभी को समान नज़र से देखा जाएगा, अर्थात यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है ए ऑप्शन, ठीक है। सभी धर्म समान है, इक्वल है, ठीक है। सभी देखेंगे सरकार जो है समान समर्थन प्राप्त है, ठीक है। सबको इक्वल नज़र देखा जाएगा, सबको समान जो भी है देखा जाएगा उसको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या है? पंथ निरपेक्ष, सेकुलर, ठीक है, बहुत आजकल चर्चा में रहा है ये सेकुलर वर्ड, ठीक है। क्या है ये पंथ निरपेक्ष? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, सही आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष जो होता है, ठीक है, पंथ निरपेक्ष जो होता है ये होता है कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है, ठीक है। चाहे कोई भी नागरिक हो, धर्म और उपासना करने की स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, आज़ादी है, ठीक है। किसी आप धर्म को मान सकते हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है? मौलिक अधिकारों में, संविधान की प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, या संविधान की 9वीं अनुसूची में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर होगा यहाँ पे आपका जो होगा बी ऑप्शन, ठीक है, प्रियम्बल में, ठीक है, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि देखेंगे कि वहीं पर प्रियम्बल जब पढ़ेंगे तो एक वर्ड वहाँ मिलेगा आपको पंथ निरपेक्ष, ठीक है। पंथ निरपेक्ष मिलेगा, समाजवादी मिलेगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपूर्ण मिलेगा, लोकतांत्रिक गणराज्य मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से सब वर्डों का यहाँ पे उल्लेख किया हुआ है। तो यहाँ पे मौलिक इसका जो सही आंसर है वो है संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। अगला है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। सवाल है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, समाजवाद, या फिर गणतंत्र? तो ध्यान दीजिएगा, सही आंसर होगा लोकतंत्र, ठीक है। सही आंसर है लोकतंत्र। लोकतंत्र है ही जो वर्ड है, जो ये है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान है ये कि जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। नेक्स्ट है, बेरुवाड़ी मामला किस वर्ष से संबंधित है? बेरुवाड़ी मामला जो है वो किस वर्ष से संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा,
ये मामला 1960 का है, ठीक है, अर्थात यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसी मामला में, ठीक है, बेरुवाड़ी जो मामला था, इसी मामला में न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए कुंजी है, लेकिन इसे संविधान का हिस्सा नहीं माना जा सकता, ठीक है, इसीलिए यह कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं है, ठीक है। ये वाला केस जो था बेरुवाड़ी मामला में, यही वाला केस था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए। कब जोड़े गए थे, किस संशोधन के तहत? 39वें, 41वें, 42वें या फिर 44वें? तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर है वो है आपका यहाँ पे 42वें संशोधन, जिसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस भी कहते हैं, ठीक है, मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं इसको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 42वां संशोधन होगा यहाँ पे सही आंसर। 44वां क्या था, इससे संपत्ति का अधिकार को हटाया गया था, याद होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है, यानी कि प्रियम्बल में शामिल नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या फिर विश्वास की स्वतंत्रता? सही आंसर है बी ऑप्शन, ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये तो लिखा हुआ है, ठीक है, समाजवादी भी लिखा हुआ है, ठीक है, और लोकतांत्रिक भी लिखा हुआ है, राष्ट्र निरपेक्ष नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, हाँ, धर्म निरपेक्ष लिखा हुआ है, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट है, के एम मुंशी का संबंध किससे है? के एम मुंशी जो थे उनका संबंध किन से था? संविधान की प्रारूप समिति से, प्रस्तावना समिति से, मौलिक अधिकारों से या झंडा समिति से? सही आंसर होगा यहाँ पे संविधान की प्रारूप समिति से, अर्थात ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 नंबर है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? जो प्रियम्बल है हमारा ना, उसमें कितनी बार संशोधन किया गया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या कभी नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, 1 बार किया गया है, ठीक है, प्रियम्बल में 1 बार संशोधन किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये संशोधन 1976 में किए गए थे, ठीक है, 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत, ठीक है, 1972 में, जिसे मिनी संशोधन भी कहते हैं, मिनी संविधान भी कहते हैं इसको। तो ध्यान रखिएगा, 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के दौरान किया गया था, केवल 1 बार, ठीक है, और उसी के अंतर्गत देखेंगे आप कि संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बदल दिया गया, और राष्ट्र की एकता शब्दों को भी राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया गया था, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो 1 बार इसमें चेंजेस किए गए हैं, संशोधन किए गए हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? 2, 3, 4 या 1? सही आंसर होगा 3, ठीक है, 3 होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। अब कमेंट करके मुझे बताइए कि वो 3 प्रकार की न्याय व्यवस्था कौन सा है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था 17वें संशोधन द्वारा, 24वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा? अभी हमने बताया, इसका आंसर बताइए क्या होगा। वेरी गुड, क्या हो जाएगा? 42वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में सम्मिलित आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? सवाल है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में सम्मिलित आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? उद्देशिका और मूल अधिकार, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या फिर उपयुक्त में से किसी में नहीं? इसका जो सही आंसर है वो है उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शंस दिए हुए, मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर संसद? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे संविधान की प्रस्तावना, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, B.R. अम्बेडकर, के.एम. मुंशी? सही आंसर होगा यहाँ पे के.एम. मुंशी, ठीक है।
डी ऑप्शन सही होगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान में निहित सामाजिक समता का क्या अर्थ है? अवसरों का भाव, विषमता का भाव, समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, या फिर निम्न में से कोई नहीं। सही आंसर होगा यहाँ पे समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में निहित सामाजिक समता का जो अर्थ है वो ये है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, यानी किसी खास वर्ग के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं बनाया गया है, इसकी अनुपस्थिति है। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये था प्रियम्बल से, उद्देशिका से मोस्ट इंपॉर्टेंट 27 MCQ जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।